साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो जून में पहुंच गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जितनी भी आपने तैयारी की है उसकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी। और अगर आप बिना तैयारी किए अब यहाँ पर बैठ जाएंगे, जैसा कि बहुत विद्यार्थियों के साथ में हो रहा है, उनका मन जो है पढ़ने में नहीं लग रहा है और वो बिल्कुल शांति से बैठ गए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत से लोगों से पीछे चले जाएंगे। और यही आपके पास मौका भी है दूसरों से आगे बढ़ने का। जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाता रहेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। और हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट लगाइए, हम आपके लिए हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आते हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 10, हर एक जो है यूनिट से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। बाकी 2019 का जिनका मेंस अगर अच्छा नहीं गया है तो वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा करके 2020 और 2021 की प्री की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक यहाँ डाल लेने हैं। अपने एक पेज ले लेना है, उस पर 1 से 10 नंबर तक डाल लेने हैं। उसके बाद आपका अपना आंसर लिखना है और हमारे आंसर से मैच करना है। फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए, और जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जाए उनको उसी प्रश्न के सामने लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, रिसने वाले पाइप से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है तरल पदार्थ बल लगाते हैं, ऑप्शन बी है तरल पदार्थ दाब डालते हैं, ऑप्शन सी है पाइप दाब डालती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाइप बल लगाती है। तो आपने कई पार्क वगैरह में देखा होगा कि जो फव्वारे चलते रहते हैं, तो वो फव्वारे क्यों चलते हैं, क्या रीज़न है कि फव्वारों में से पानी जो है ऐसे बाहर निकलता रहता है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर यानी कि तरल पदार्थ जो है वो दाब डालते हैं, इस वजह से जो है फव्वारे में से पानी रिसता रहता है। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, रिसने वाले पाइप से पानी फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है क्योंकि पानी पाइप के अंदर जो पानी है वो अधिक दबाव के साथ बहता रहता है, और अधिक दबाव के साथ ही रिसता भी है। देखिए अंदर से जो है पानी जो है वो दबाव डालता है पाइप पर, और पाइप में रहते हैं छेद, तो दबाव डालने की वजह से पानी जो है वो रिसता है और बाहर निकलता है, ठीक है। उतनी प्रेशर के साथ में, जितने प्रेशर के साथ में पाइप के अंदर पानी बहता है उतनी ही प्रेशर के साथ में फव्वारों में बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि अंदर से जो है पानी दबाव डालता है, इस वजह से पानी बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हर्ट्ज। तो बताइए आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है? उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं, सही आंसर डी यानी कि आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। आइए आपको आवृत्ति की परिभाषा बताते हैं। तो देखिए, कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं, यानी जितनी बार वाइब्रेट करेगी 1 सेकंड में उसे ही उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। इसे हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, और आवृत्ति क्या होती है ये भी आपको पता चल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंधेरे में चमगादड़ों के उड़ने का कारण क्या है? क्या रीजन है कि चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ लेते हैं? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, ऑप्शन बी आंखों की पुतलियां काफ़ी बड़ी होती हैं, ऑप्शन सी उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगे सहायक होती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं वो उनकी सहायता करती हैं अंधेरे में उड़ने में। आइए जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनिक तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे अवरोध से परिवर्तित होकर के उन तक वापस पहुंचती हैं। इस प्रकार चमगादड़ों को सही मार्ग का पता चल जाता है और वह अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। देखिए जैसे चमगादड़ उड़ता रहता है तो अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ता है, अगर सामने दीवार है तो उस दीवार से वो तरंगे टकरा करके वापस उससे आकर के टकराती हैं, तो उसको पता चल जाता है कि सामने कोई ना कोई अवरोध है और वो वहीं से मुड़ जाता है। इस तरह चमगादड़ आसानी से अंधेरे में उड़ सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बनाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि टंगस्टन का ही विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है? ऑप्शन ए है इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ऑप्शन बी है यह अधिक सस्ता होता है, ऑप्शन सी है इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इसका फिलामेंट आसानी से बनाया जा सकता है। तो क्या रीजन है आइए देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि इसका गलन बिंदु जो है वो उच्च होता है, इस वजह से फिलामेंट का यूज किया जाता है।
फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। आपने बल्ब देखे होंगे, अब तो खैर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो पीले वाले बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट को यूज़ किया, फिलामेंट एक लगा रहता है उसके अंदर, उसमें किसका यूज़ किया जाता है? टंगस्टन धातु का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन धातु का गलन बिंदु अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक उच्च होता है, इसलिए फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का यूज़ किया जाता है। बहुत बार यह प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का यूज फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, ऑप्शन बी है फेदोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मैनोमीटर। तो किसका यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है कि समुद्र की कितनी गहराई है यह मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो बाकी के जो ऑप्शन है उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो वो भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। याद रखना, हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापने किया जाता है। तो समुद्र तल से किसी विमान की कितनी ऊंचाई है वो अल्टीमीटर से मापते हैं। और मैनोमीटर की सहायता से गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपके क्लियर हो गए और फेदोमीटर भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए, बहुत कन्फ्यूजिंग यह प्रश्न है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओडोमीटर। अब देखिए, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्यों? आइए आपको बताते हैं। पहले आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ओडोमीटर का यूज किया जाता है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कन्फ्यूज कहाँ पर होते हैं। तो देखिए, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला मीटर जो होता है वो ओडोमीटर होता है। वहीं वाहनों की गति को स्पीडोमीटर में मापते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, आपकी कार में या फिर आपकी बाइक में ऊपर लगा रहता है, उसमें 10, 20, 30, 40 ऐसे करके स्पीड डली हुई होती है। ठीक है, तो जो वाहन की जो मतलब वर्तमान में जो स्पीड है, जिस स्पीड से चल रहा है, वो 10, 20, 30 के द्वारा दर्शाई जाती है, यानी उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। अब सर ओडोमीटर क्या होता है? तो इसी स्पीडोमीटर के अंदर आप देखेंगे तो एक चौकोर सा बॉक्स लंबा सा बना होता है, उसमें लिखा रहता है कि आपकी वाहन ने अभी तक कुल कितनी दूरी तय की गई है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। यानी स्पीडोमीटर के अंदर ओडोमीटर होता है। तो कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में। ओडोमीटर दूरी को दर्शाता है, स्पीडोमीटर जो होता है वो वाहन की एक्चुअल स्पीड को दर्शाता है, किस स्पीड से आपका वाहन चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, साइंटिफिक टेम्पर या फिर वैज्ञानिक मनोभाव शब्द का प्रयोग पहली बार नेहरू जी ने अपनी किस किताब में किया था? ऑप्शन ए है भारत एक खोज, ऑप्शन बी है विश्व इतिहास की झलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक आत्मकथा स्वतंत्रता की ओर। तो बताइए, साइंटिफिक टेम्पर का यूज कहाँ पर किया था, किस किताब में इस शब्द का प्रयोग किया था? चलिए आंसर सही है ए, यानी कि भारत एक खोज नामक पुस्तक में नेहरू जी ने इसका प्रयोग किया था। देखिए, तो साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक मनोभाव शब्द का सबसे पहले प्रयोग नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में किया था, जिसमें उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बातचीत की थी। तो अब बस आपको याद रखना है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक में साइंटिफिक टेम्पर या फिर वैज्ञानिक मनोभाव का प्रयोग नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। कुछ व्यक्ति हिल स्टेशन की यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, ऐसा उनके साथ में क्यों होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी है वायु सघन हो जाती है। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है। देखिए, ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, यही रीजन है। अब ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम हो जाती है, तो एक आप अपना दिमाग से लगा सकते हैं कि देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या आता है, पेड़ों की मात्रा कम होती जाती है। बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे अगर आप, जैसे कि पर्वत वगैरह पर आप चले जाएंगे, जो बर्फ़ वाले पठार होते हैं, तो वहाँ पर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु की मात्रा बहुत कम होती है। वायु कम तो ऑक्सीजन कम। ठीक है, ये रीजन होता है। कुछ व्यक्ति हिल स्टेशनों पर यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। वहाँ की वायु की मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो अस्थमा के रोगी होते हैं उन्हें हिल स्टेशनों पर सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है अस्थमा क्या है, तो एक श्वास रोग है। तो जिसको भी श्वास रोग से परेशानी होती है, मतलब श्वास रोग से जो पीड़ित है, उसको हिल स्टेशनों पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9, पानी एवं NaCl के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? ठीक है, तो देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आप प्रश्न को समझ पाएंगे तभी ये आसान है, नहीं तो कन्फ्यूज इसमें भी होते हैं प्रश्न में। देखिए, ऑप्शन है ऊर्ध्वपान द्वारा, ऑप्शन बी है वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी है निथार कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छान कर। चलिए आंसर देखते हैं।
ये आंसर है बी, यानी कि वाष्पन द्वारा जल और NaCl को अलग किया जाता है। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में NaCl का नाम याद होगा कि NaCl किसे कहते हैं, तो जो साधारण नमक होता है उसे NaCl कहते हैं। अब अगर साधारण नमक को पानी में घोल देंगे तो बस वाष्पन के द्वारा वो आसानी से उड़ाया जा सकता है। वाष्पन मतलब कि चाहे तो आप गैस पर रख दीजिए, पानी वाष्प बनकर के उड़ जाएगा तो NaCl आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नमक का निर्माण भी होता है। तो किसी द्रव को वाष्प बनकर उड़ाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहलाती है। पानी और NaCl के मिश्रण को वाष्पन द्वारा पृथक्कृत किया जाता है। NaCl एक साधारण नमक होता है, यह समुद्र और झीलों के पानी में मिलता है। ठीक है, और इसी प्रकार नमक का निर्माण भी होता है। ठीक है, समुद्र के पानी को जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वो धूप की वजह से उड़ जाता है पानी और नमक शेष रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है डेंड्रॉइड या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोशिका काय। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि न्यूरॉन जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की शरीर की सभी तंत्रों की क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन करता है। जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, तो पूरे शरीर की जो तंत्रों की क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही जो है नियंत्रित की जाती हैं। इसके अंग कौन कौन से? मस्तिष्क एवं तंत्रिकाएं जो हैं वो इसके अंग होते हैं। आपको पता है पूरा शरीर जो है मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार की कोशिका का बना होता है जिसे न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अतः न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो न्यूरॉन्स जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं और सुबह आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं जो आज भी हमने अपलोड की है। जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी यूनिट 8 जो है वो साथ ही साथ में क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी। वहाँ पर हम आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देते हैं। MP करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपकी सारी क्लियर हो जाती हैं। तो जरूर देखिएगा, आज सुबह हमने अपलोड की है। तो डेली हम अपलोड करते हैं सारी वीडियो आपके लिए, प्रैक्टिस वाली भी और आपकी यूनिट 8 यानी कि करंट अफेयर की वीडियो भी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।